हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूं। पिछले वीडियोज़ में हमने एसी फंडामेंटल्स के बारे में अध्ययन किया था। हमने देखा था कि किस प्रकार से एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, चाहे वो करंट हो अथवा पोटेंशियल, अपने फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट की जा सकती है या उसे हम किस प्रकार से साइनसॉइडल वेव फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट थे इससे रिलेटेड, जैसे कि पावर फैक्टर, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर इत्यादि को देखा था। हमने एसी और डीसी के बीच में कंपैरिजन भी सीखा था। इसके अलावा जो कुछ इम्पोर्टेंट कंबाइंड सर्किट्स थी जैसे कि आरसी सर्किट्स, एक्सएल सर्किट, जिसे हम आरएल सर्किट कहते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन किया था। हमारा जो आज का टॉपिक है वह है पावर प्लांट। ये हमारी नई यूनिट है। पावर प्लांट के अंतर्गत हम मेनली 3 प्रकार के पावर प्लांट को देखेंगे। एक है हमारा हाइड्रो पावर प्लांट, दूसरा थर्मल पावर प्लांट और तीसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो हम टॉपिक में आगे बढ़ें उससे पहले देख लेते हैं कि पावर प्लांट है क्या। तो एक ऐसा क्षेत्र विशेष जहां पर किसी एक प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में किया जाता है उसे पावर प्लांट कह दिया जाता है। ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र विशेष जहां पर किसी एक प्रकार की ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं उसे हम पावर प्लांट कह देते हैं। जैसे कि जल शक्ति, पवन शक्ति, जीवाश्म ईंधन या भी आणविक शक्ति का उपयोग करके विद्युत शक्ति का निर्माण किया जाता है, उसी क्षेत्र विशेष को पावर प्लांट कहा जाता है। विद्युत शक्ति का उत्पादन करने के लिए पावर प्लांट में जिस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है उसी के अनुसार उस पावर प्लांट का नामकरण कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष में जल शक्ति का उपयोग करके हम विद्युत शक्ति बना रहे हैं, ठीक है, या जल की शक्ति का ट्रांसफ़र इलेक्ट्रिक शक्ति के रूप में कर रहे हैं तो उसे हम हाइड्रो पावर प्लांट कह देंगे। या किसी स्थान पर सोलर एनर्जी का ट्रांसफ़र हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में कर रहे हैं तो उसे हम सोलर पावर प्लांट कह देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्पादन के लिए प्रयुक्त ईंधन के आधार पर 3 मुख्य पावर प्लांट हमारे सिलेबस में हैं, जिसमें पहला है थर्मल पावर प्लांट, दूसरा हाइड्रो पावर प्लांट और तीसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, वैसे हमारे देश में कुल पावर का करीब 68% थर्मल पावर प्लांट से प्राप्त होता है। ठीक है, तथा करीब 14% हाइड्रो पावर प्लांट के द्वारा आता है और करीब 3.5% न्यूक्लियर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिकल पावर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहला हमारे पास है थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हमारे पास, हालांकि हमने आपसे जो भी डिस्कशन किया है वो सारी बातें इसमें मेंशन हैं। ठीक है, आसानी से आप इसे देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमारी जो फर्स्ट टॉपिक है वो है थर्मल पावर प्लांट। इसके बारे में देखते हैं कि थर्मल पावर प्लांट एक्चुअली कैसे वहाँ पर थर्मल एनर्जी का उपयोग करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन किया जाता है। तो थर्मल पावर प्लांट के अंतर्गत विद्युत उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन यानी फॉसल फ्यूल्स, जैसे कि कोल हो गया, लिक्विड एंड गैसेस फ्यूल्स हो गए, ठीक है, इनका उपयोग किया जाता है। भारत में थर्मल पावर उत्पादन के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, यानी जिसे एनटीपीसी कहा जाता है, ये एक जिम्मेदार संस्था के रूप में कार्य करती है और बहुत ही कुशलतापूर्वक इन जीवाश्म ईंधनों के द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करती है। ठीक है, तो हमारे अपने देश में थर्मल पावर प्लांट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल संस्था है वो है एनटीपीसी। इसी का पूरा नाम है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। ठीक है, यही थर्मल पावर प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब कार्य सिद्धांत, यानी ये करती कैसे है, किस प्रकार से थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, ये जानना ज़रूरी है। कार्य सिद्धांत यानी वर्किंग प्रिंसिपल के अंतर्गत देखते हैं तो बहुत ही सरल है इसका कार्य सिद्धांत, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट में मुख्यतः ठोस जीवाश्म जैसे कि कोल हो गए, इनको जलाकर ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यानी जो कोयला है इसको जला करके थर्मल एनर्जी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तथा इस थर्मल एनर्जी के द्वारा पानी को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इस स्टीम के द्वारा टरबाइन ब्लेड्स को घुमाया जाता है तथा टरबाइन की शाफ्ट पर जनरेटर जोड़ करके इलेक्ट्रिकल पावर का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार थर्मल पावर प्लांट में जीवाश्म ईंधन का परिवर्तन विद्युत ईंधन के रूप में
कर दिया जाता है, ठीक है। यानी जो जीवाश्म ईंधन है, फ्यूसल फ्यूल्स है, इसके द्वारा हम फिर इलेक्ट्रिकल पावर बना लेते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए इसके कार्य सिद्धांत में, जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं इसमें हम मेनली सॉलिड जो ईंधन है, सॉलिड फ्यूल्स जैसे कि कोयला, इनको हम बारीक करके जलाते हैं। इनको जलाने के बाद हमें एनर्जी मिलती है, यानी हीट मिलती है। इस हीट के द्वारा पानी को हम हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर स्टीम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इस स्टीम के द्वारा फिर टरबाइन ब्लेड्स को घुमाया जाता है, यानी स्टीम को एक नोजल की सहायता से टरबाइन के ब्लेड्स पर गिराते हैं, जिससे टरबाइन की ब्लेड घूम जाती है। और उस टरबाइन के शाफ्ट पर हम एक जनरेटर को लगा देते हैं, जिसके द्वारा टरबाइन घूमती है और इलेक्ट्रिक पावर बनना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से थर्मल पावर प्लांट में जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोल का उपयोग करके हम विद्युत के रूप में बदल लेते हैं, ठीक है। जैसे इसको हम ब्लॉक डायग्राम में कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ नीचे हमारे मेंशन्ड है। ध्यान से देखें, ये जो हमारा फॉसिल फ्यूल से यानी जीवाश्म ईंधन, ठीक है, इसको जला करके किस में बदला, थर्मल एनर्जी यानी ऊष्मीय ऊर्जा में। इस ऊष्मीय ऊर्जा से हम क्या प्राप्त किए, स्टीम प्राप्त किए। और स्टीम को हम कहाँ पर लाए, टरबाइन ब्लेड्स के ऊपर, जिससे टरबाइन हमारी घूम गई और हमें मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त हो गई, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी से हमने जोड़ रखा है जनरेटर, और जहाँ से फिर हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो किस प्रकार से एनर्जी का कन्वर्जन हुआ, सबसे पहले फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, यानी इससे हमें मिला थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी से कन्वर्जन किस में आ गई, स्टीम एनर्जी में, यानी स्टीम एनर्जी है भी, तो स्टीम एनर्जी भी थर्मल एनर्जी में ही आती है। तो थर्मल एनर्जी जो कि स्टीम के अंदर आ चुकी है, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी में टरबाइन की सहायता से। और जो मैकेनिकल एनर्जी है, इसको हम जनरेटर की सहायता से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो थर्मल एनर्जी थी वो पहले मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, फिर मैकेनिकल एनर्जी की सहायता से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। तो ये इसका प्रिंसिपल है कार्य करने का, बहुत आसान है। एक बार आप इसे सुनेंगे, आसानी से हो जाएगा कार्य, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, थर्मल पावर प्लांट के अंतर्गत जो हमारे सॉलिड फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जैसे कि कोल, इनको फाइन पार्ट्स में करके बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, जिससे हमें हीट मिलती है, ऊष्मा मिलती है। इस ऊष्मा के द्वारा हम पानी को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर इस स्टीम को नोजल की सहायता से किसी टरबाइन के ब्लेड्स पर गिराया जाता है, जिससे टरबाइन की ब्लेड मूव कर जाती है और हमें स्टीम एनर्जी यानी थर्मल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त हो जाती है। चूँकि स्टीम की शाफ्ट घूमने लगती है, उसकी शाफ्ट पर हम एक जनरेटर लगा देते हैं, बांध देते हैं। उस जनरेटर के घूमने से हमें विद्युत ऊर्जा मिलने लगती है। इस प्रकार हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी अर्थात टरबाइन के शाफ्ट पर जो एनर्जी मिल रही है, उसका कन्वर्जन हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में। यही इस थर्मल पावर प्लांट का वर्किंग प्रिंसिपल है, कार्य सिद्धांत है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास थर्मल पावर प्लांट की संरचना यानी कंस्ट्रक्शन। बने किस प्रकार से होते हैं, तो इसमें कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनको हम ब्लॉक डायग्राम के में देख लेते हैं। जैसे हमारा एक टर्म है यहाँ पर फर्नेस, ठीक है। इस फर्नेस के अंतर्गत ही हमारे जो फ्यूल्स हैं जैसे कि कोल, इनको जलाते हैं। तो इनको जलाने के लिए हमें फ्यूल के साथ साथ एयर की भी सप्लाई की आवश्यकता होती है, जिससे हमारा फ्यूल प्रॉपर अमाउंट में बर्न होता है। और इस उष्मा के द्वारा यहाँ जो बॉयलर लगा है, इस बॉयलर की सहायता से हम पानी को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम में कन्वर्ट कर लेते हैं। और इस बॉयलर के अंतर्गत हमारे कुछ और इक्विपमेंट लगे होते हैं, जिनका उपयोग स्टीम को वाटर से एक क्लीन नीट एंड क्लीन स्टीम हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर प्राप्त करना है, ताकि इस स्टीम के द्वारा टरबाइन ब्लेड पर किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। फिर इस प्रकार से ये जो स्टीम हमें मिली है सुपर हीटर बॉयलर के द्वारा, ठीक है, यहाँ से हमें फिर स्टीम को आगे ले जा करके यहाँ टरबाइन पर फॉल कराते हैं नोजल के द्वारा, और टरबाइन से हमें फिर मैकेनिकल एनर्जी बन जाती है, जिसके एक सिरे पर हमने अल्टरनेटर यानी कि जनरेटर लगा रखा है, और यहाँ से हमें 3 फेज सप्लाई प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो स्टीम हमारी एक्सपेंड हुई है टरबाइन में, इसको दोबारा इस टरबाइन के बाहर एक पंप में निकालते हैं, एक कंडेंसर में ले जाते हैं, जहाँ पर इसको थोड़ा सा ठंडा किया जाता है। और उसके बाद फिर इस वाटर को दोबारा पंप की सहायता से, ये नीचे पंप लगा है, पंप की सहायता से फिर बॉयलर में भेज दिया जाता है। और इस प्रकार से ये क्रिया लगातार चलती रहती है और हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी का जनरेशन होता रहता है। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम था थर्मल पावर प्लांट का, जिसके मेन कंपोनेंट कौन कौन से एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला है हमारा फर्नेस, फर्स्ट कंपोनेंट, जहाँ पर हमारा ईंधन जलता है। दूसरा है हमारा बॉयलर, इस बॉयलर के अंतर्गत थर्मल एनर्जी से हम पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा टरबाइन, टरबाइन के अंतर्गत
हमारी जो स्टीम एनर्जी है यानी थर्मल एनर्जी है उसका कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी के रूप में हो जाता है। और नेक्स्ट पार्ट है हमारा ये जनरेटर। इस जनरेटर से ही हमारे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम लोग कंडेंसर कह देते हैं। यहाँ पर टरबाइन से निकली हुई स्टीम को थोड़ा सा कंडेंस किया जाता है, कूल किया जाता है, जिसको फिर एक पंप की सहायता से आगे दोबारा बॉयलर में पंप कर दिया जाता है और ये क्रिया लगातार कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है, ठीक है। इसके एडवांटेज देखें अगर थर्मल पावर प्लांट के एडवांटेज क्या हैं, तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो हम एक एक करके देखते हैं। जैसे हमारे पास पहली एडवांटेज है कि जो हाइड्रो पावर प्लांट है उसकी तुलना में कम इनिशियल कॉस्ट लगती है। ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रो पावर प्लांट को लगाने के लिए हमें एक बड़े डैम की आवश्यकता पड़ेगी और डैम बनाना कोई बहुत सहज कार्य नहीं है, ये एक एक्सपेंसिव वर्क होता है। तो इसलिए इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो हाइड्रो पावर प्लांट की अपेक्षा कम होती है। ये पहला पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट की तुलना में कम जगह घेरता है, क्योंकि आप जानते हैं जो हाइड्रो पावर प्लांट है उसमें जो डैम बनते हैं उनकी कैचमेंट एरिया बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा स्थान वो घेरता है। और इसके अलावा जो पावर जनरेशन यूनिट्स है वो भी काफ़ी दूरी पर होती हैं, ताकि उसमें जो पेन स्टॉक है उसके अंदर पानी का जो फ्लो है वो भी स्पीड पकड़ सके। इसके लिए हमें एक लंबी दूरी का सहारा लेना पड़ता है, जबकि थर्मल पावर प्लांट में इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार हाइड्रो पावर प्लांट की अपेक्षा थोड़ा सा कम जगह घेरता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि गैस की तुलना में ईंधन की कीमत कम होती है, यानी चूँकि हम ये कोल को यूज करते हैं तो ये गैस की अपेक्षा थोड़ा सस्ता होता है। उसके बाद है अधिक मात्रा में पावर उत्पादन संभव, इससे हम ज़्यादा क्वांटिटी में पावर का जनरेशन कर सकते हैं। कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, ऑब्वियस है, अगर किसी के एडवांटेजेस हैं तो उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जिसमें हमारा पहला डिसएडवांटेज है यहाँ पर कि हाइड्रो पावर प्लांट की तुलना में रनिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है, यानी इसमें जो ऑपरेशन कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि चूँकि ये पावर प्लांट थर्मल एनर्जी पर डिपेंड है, तो थर्मल एनर्जी के कारण कई सारे पार्ट्स इसमें समय समय पर ख़राब होते रहते हैं और इस कारण इससे इसमें ऑपरेशन कॉस्ट ज़्यादा होती है। उसके बाद इसमें कोल बर्न होता है तो ऑब्वियस है इसमें पॉल्यूशन का मात्रा भी ज़्यादा होगा, क्योंकि धुआं एवं कचरे इसमें निकलते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी हाई है और इसमें स्किल्ड वर्कर की आवश्यकता पड़ती है। कोयले के भंडारण उत्पादन के लिए हमें एक स्टोरेज हाउस की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज रहे हमारे थर्मल पावर प्लांट के, ठीक है। ये थर्मल पावर प्लांट का डिटेल डायग्राम है जो आपने नीचे देखा है यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट के अंतर्गत क्या होगा कि इसके अंतर्गत हम वाटर शक्ति यानी कि हाइड्रोलिक शक्ति का उपयोग किस में कर लेते हैं, कन्वर्जन इलेक्ट्रिक पावर में कर लेते हैं। तो हाइड्रो पावर प्लांट के अंतर्गत विद्युत उत्पादन के लिए जल शक्ति का उपयोग किया जाता है। इसमें बांध बनाकर जल को ऊंचाई से अथवा तीव्र गति से किसी टरबाइन पर गिराया जाता है, ठीक है। या तो हम हाइट यानी कि हेड से क्रिएट कर लें या फिर फ्लो बढ़ा लें स्पीड की लिक्विड की, तो इस प्रकार से इनका मोमेंटम बढ़ जाता है और जिसकी वजह से ये टरबाइन के ब्लेड्स पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रेशर क्रिएट कर पाके उसे घुमा पाते हैं, ठीक है। तो टरबाइन के घूमने से जो शाफ्ट लगी होती है और शाफ्ट से जनरेट होती है, जुड़ी होती है जनरेटर, जो कि विद्युत उत्पादन करने लगता है। भारत में हाइड्रो पावर प्लांट्स का संचालन राष्ट्रीय जल विद्युत संयंत्र NHPC, जिसे कहते हैं नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन यानी राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के द्वारा किया जाता है। अब इसकी कार्यप्रणाली क्या है, तो वो हाइड्रो पावर प्लांट के अंतर्गत वाटर टरबाइन यानी जो है हमारी, इसको चलाने के लिए पानी की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट के अंतर्गत वाटर टरबाइन पानी की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, अर्थात जो वाटर किसी पेनस्टॉक के थ्रू होते हुए नोजल से होकर के टरबाइन पर गिरता है तो उसकी जो प्रेशर एनर्जी होती है वाटर की वो पूरी तरह से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और टरबाइन के ब्लेड्स पर हाई मोमेंटम
इम्पैक्ट करता है। तो इस प्रकार से जो हाइड्रो पावर यानी जल शक्ति है उसको यांत्रिक पावर यानी मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। और चूंकि जो टरबाइन है उसकी शाफ्ट से हमारा जनरेटर जुड़ा होता है, तो टरबाइन के घूमने से जनरेटर घूमने लगता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होने लगता है। इस प्रकार हाइड्रो पावर प्लांट को हम निम्नलिखित ब्लॉक डायग्राम से देख सकते हैं। जैसे हमारे पास है ये हाइड्रोलिक एनर्जी। अब ये हाइड्रोलिक एनर्जी किसी रिजर्वायर में किसी बांध के द्वारा स्टोर है। इस हाइड्रोलिक एनर्जी को हम बड़े बड़े ह्यूज साइज के पाइप के द्वारा, जैसे कि पेनस्टॉक कहा जाता है, किसी टरबाइन तक लेकर आते हैं, ठीक है। और टरबाइन के मुहाने पर यानी स्टार्टिंग पॉइंट पर एक बड़ी सी नोजल लगी होती है, जिस नोजल के थ्रू हमारा जो हाई स्पीड से पानी आ रहा होता है उसको हम इस टरबाइन पर फॉल कराते हैं। टरबाइन के घूमने से जनरेटर घूमने लगता है और हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनने लगती है। तो ये हमारे मेनली दो टर्म हैं। इसमें देखा जाए तो ऊर्जा का सिर्फ एक रूपांतरण होता है, यानी हाइड्रोलिक एनर्जी को अर्थात जल शक्ति को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और फिर इस मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ भी ओवरऑल देखें तो 3 कन्वर्जन है। जैसे हाइड्रोलिक एनर्जी है उसको पहले किया मैकेनिकल एनर्जी में, फिर मैकेनिकल एनर्जी को किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जिस प्रकार से थर्मल एनर्जी में था, थर्मल एनर्जी से पहले हमने मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त की, वहाँ स्टीम टरबाइन था और फिर उसके द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी प्रकार हाइड्रो पावर में भी हाइड्रोलिक एनर्जी यानी कि जल शक्ति को किस में कन्वर्ट किया, मैकेनिकल एनर्जी में, और फिर मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनना शुरू हुई, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्किंग प्रिंसिपल होती है हमारी हाइड्रोलिक पावर प्लांट की। अब हाइड्रो पावर प्लांट की हम अगर संरचना देखें, कंस्ट्रक्शन, ये बनता किस प्रकार से है, तो इससे ज़रा ध्यान से देखते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं हमारे, ठीक है, और जिसको हमने नीचे एक डायग्राम से दिखाया गया। इसके जो मेजर भाग हैं वो हैं वाटर रिजर्वायर, जो कि बांध के द्वारा बनाया जाता है। दूसरा है प्रेशर टनल, यही जिसे हमने पेनस्टॉक कहा था। ये एक बड़े साइज़ की पाइप्स होती हैं जो कि कंक्रीट वगैरह की बनी होती हैं, ठीक है, और इसके अंदर पानी फ्लो होता है। फिर है प्रेशर टनल, बीच में इसमें बनाए जाते हैं प्रेशर टनल। फिर सर्ज टैंक एक बना होता है, ये भी जो एक्सट्रीमली एग्रेसिव वेव्स होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं, ताकि हमारा जो पूरा पावर प्लांट सिस्टम है ये क्षतिग्रस्त ना हो हाई वेव्स की वजह से। उसके बाद है वाल्व हाउस, और फिर पावर हाउस और टेल रेस, यानी जो टरबाइन है वहाँ से जो पानी निकालने का सिस्टम है वो टेल रेस कहा जाता है, ठीक है। ये सारे पार्ट्स यहाँ नीचे डायग्राम में आसानी से आप देख सकते हैं। ये हमारा है हाइड्रोलिक रिजर्वायर यानी वाटर रिजर्वायर है। इस वाटर रिजर्वायर के साथ में हमारे पास ये प्रेशर टनल पहले लगाया गया है, जहाँ पर हाई प्रेशर या हाई हेड की वाटर यहाँ पर एक्यूमुलेट होते हैं, और इनसे हमारा सर्ज टैंक जुड़ा है जो कि प्रेशर वेव्स को कंट्रोल करता है। उसके बाद यहाँ से वाल्व हाउस है, जो वाल्व हाउस प्रेशर टनल और पेनस्टॉक को जोड़ता है। यहाँ से वाटर की स्पीड को नियंत्रित किया जाता है। और उसके बाद फिर हमारी जो पेनस्टॉक का एंड पॉइंट है, अंतिम सिरा, ये लास्ट वाला पॉइंट, यहाँ पर एक नोजल कनेक्टेड होता है, और नोजल हमारा इस टरबाइन पर वाटर को फॉल कराता है। नोजल के थ्रू वाटर यहाँ इस टरबाइन पर गिरता है और टरबाइन फिर घूमने लगती है। टरबाइन से बाहर जो जल निकलता है, ठीक है, वो टेल रेस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये पूरे हमारे कंपोनेंट हैं इस हाइड्रो पावर प्लांट में। इसको आपको ध्यान रखना है। एक बड़ा सा ऐसे रिजर्वायर होगा अपने पास, ठीक है। रिजर्वायर से ये सारे कंपोनेंट जुड़े होंगे, जैसे कि प्रेशर टनल, सर्ज टैंक, वाल्व हाउस, पेनस्टॉक और ये टरबाइन, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो एडवांटेजेस आप अगर हाइड्रो पावर प्लांट देखेंगे तो एक नवीकरणीय ऊर्जा है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, यानी अपने रिजर्वायर में पानी इकट्ठा करते रहिए और एनर्जी बनाते रहिए। एक बार अगर पानी ख़त्म हो गया तो फिर पानी दोबारा जब होगा तो दोबारा से एनर्जी का उत्पादन शुरू हो सकता है, यानी ये रिन्यूएबल है। ऐसा नहीं कि अगर एक बार पानी ख़त्म तो फिर ये बनाया नहीं जा सकता, बस पानी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। हालांकि पानी की अवेलेबिलिटी दिनों दिन कम होती जा रही है, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंजेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, जो कि कन्वेंशनल एनर्जी है, इसको क्या करता है, सेव करता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें ऑप्शन में एक और एनर्जी सोर्स मिल जा रहा है तो जो कन्वेंशनल एनर्जी है, जैसे कोयला, नेचुरल गैस, ठीक है, पेट्रोलियम,
इसका उपयोग थोड़ा कम होने लगता है और उनका उपयोग कम करके हम उनको फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये पॉल्यूशन के बिना एनर्जी है, यानी इको फ्रेंडली एनर्जी है। इसमें किसी प्रकार का कोई कंबशन नहीं होता है, कोई पोल्यूटेंट्स नहीं निकलते हैं, पूरी तरह से ये इको फ्रेंडली एनर्जी है और एनवायरनमेंट को किसी भी कीमत पर ये हानि नहीं पहुंचाती है। उसके बाद है दीर्घकालिक, हालांकि ये लॉन्ग लास्टिंग है क्योंकि हमारे पास रिजर्वायर और उसमें पानी का सोर्स लगातार आता रहता है। ऊर्जा के अन्य सोर्स की अपेक्षा में उत्पादन यानी प्रोडक्शन, प्रचालन यानी ऑपरेशन और मेंटेनेंस इसकी लागत कम है क्योंकि इसमें बहुत कम पार्ट्स हैं जिसमें रनिंग होती है, इसलिए बिना रनिंग के इसमें वेयर एंड टियर ज़्यादा नहीं होता और पार्ट्स ज़्यादा ख़राब नहीं होते। इसलिए बाकी जो अन्य सोर्स हैं उनकी अपेक्षा इसमें प्रोडक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस बाकी की अपेक्षा कम होता है। ठीक है। सिंचाई के लिए नहरें निकाली जा सकती हैं, ये जो हमारे वाटर रिजर्वायर्स हैं, ठीक है। इनके अलावा जो टेल रेस सिस्टम है, यहाँ से भी हम नहरों को निकाल सकते हैं। उसके बाद है हाई इफ़िशियंसी यानी उच्चतर दक्षता, इसकी इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 90%। और जो थर्मल पावर स्टेशंस हैं उनकी एनर्जी इफ़िशियंसी लगभग 35% और गैस पावर प्लांट की अबाउट 50% इफ़िशियंसी होती है। ठीक है। इफ़िशियंसी हमारा टोटल इनपुट के आधार पर काउंट किया जाता है, तो हाइड्रो पावर प्लांट में इफ़िशियंसी सबसे ज़्यादा है जो कि 90%। ठीक है। ये सारे पॉइंट्स वाइज यहाँ पर मेंशन्ड हैं, आप यहाँ आसानी से इन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, वो है इन्हें क्विक स्टार्ट और स्टॉप किया जा सकता है, यानी वाल्व की सहायता से वाटर के फ्लो को कंट्रोल करके हम इनकी उत्पादन को क्विक स्टार्ट या फिर क्विक स्टॉप कर सकते हैं। अब चूँकि मैंने कहा था अगर किसी के पास कुछ एडवांटेजेज हैं तो संभव है उसमें कुछ डिसएडवांटेजेज भी हों। तो इसके जो डिसएडवांटेजेज हैं, पहला है बांध बनाने के लिए अत्यधिक लागत। ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। कई बार न्यूज़ सुनने में आती है कि अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में बांध बनाने के लिए चंदे इकट्ठे किए जा रहे हैं। ठीक है। तो चूँकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसलिए सरकार को पैसे पब्लिक से भी इकट्ठे करने पड़ सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन है, इस पर अधिक व्यय होता है। उसके अलावा संयंत्रों के निर्माण में हमें स्किल्ड वर्कर और एक्सपीरियंस्ड वर्कर कारीगर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। यानी जो कार्य है इसको पूरा सेटअप करने के लिए स्किल्ड वर्कर्स की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा मौसम पर निर्भरता, चूँकि ये पानी से संचालित होता है, हाइड्रोलिक एनर्जी से है, तो अगर पानी सब की उपलब्धता पर्याप्त नहीं होगी तो ये इफ़िशियंट काम नहीं कर पाएगा, या फिर यूँ कहें कि काम नहीं कर पाएगा। ठीक है। जब तक हमारे रिजर्वायर अच्छे से फुल नहीं होंगे तो इसके द्वारा उत्पादन नहीं हो पाएगा। उसके बाद है बड़ा जलागम क्षेत्र, यानी जहाँ बांध बनाते हैं उसके अपोजिट बड़ा सा एरिया पानी में डूब जाता है और ये इसका एक मेजर डिसएडवांटेज कह सकते हैं। ठीक है। कॉन्सिक्वेंस कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण एडवांटेजेस डिसएडवांटेज थे हाइड्रो पावर प्लांट्स के। तो आपने देखा किस प्रकार से हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में और फिर उस मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसी हाइड्रो पावर प्लांट के अंतर्गत। ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, इसके आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। एक बार इसे जस्ट आप रिवाइज कर लेंगे, सुन लेंगे सारी बातें, तो बहुत आसानी से आपको याद आ जाएंगे। और हाँ, ये जो डायग्राम है इनको ब्लॉक डायग्राम में इसी तरह देख लेना, ये हो सकता है आपको इससे लॉन्ग टाइम के लिए अगर रिजर्व रखना है अपने दिमाग में, तो इसके ब्लॉक डायग्राम को अवश्य आना चाहिए। ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक, इसके आगे को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।